खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। साइड में कोई भी आगे बढ़ा मुझे मारता मैं शायद इतनी जल्दी नॉर्मल इसलिए हो गया हूं, जिंदगी ने मुझे दुख दे देकर मुझे ऐसे हादसे बर्दाश्त करने लायक बना दिया है। जिस भरे पूरे खानदान की बात कर रहे हो तुम, जिसमें भोग की तरह मेरे आसपास रिश्ते सजे हुए थे, उन रिश्तों का आलम, उनकी असलियत तुम नहीं जानते। ये नाइंसाफी है, बल्कि मैं कहती हूँ ये तुम्हारा जुल्म है। जब जवाब देने में इस तरह कतराना ही था तो वो सवाल मेरे दिल में पैदा ही क्यों किया? तो भी दिल को ऐसा भी मोहताज नहीं बना लेना चाहिए कि जरा सी खलबली उठे और कभी तुम्हारी सांस रुकने लगे, कभी तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाए। मैं अपने नई तजुर्बे से तुझे कह रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े पैसे वाले को, बड़े बड़े दौलतमंदों को देखा है। उनके पास इतना दौलत है कि उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं कि कितना है, लेकिन सुख नहीं है। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि रंजीत मल्होत्रा इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुला हुआ है, और जो आदमी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है उसका नाम है ये देखो आज तो मुझे कुछ अलग तरह से क्यों देख रहे हो केशव? या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मेरे ही नजरिए बदल रहे हो? कहीं तुम्हें मेरा सौरभ से मिलना जुलना बुरा तो नहीं लगता? मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल गया केशव, लेकिन उसे सुनने के बाद ये लगता है कि कहीं उसकी बातों में सच्चाई तो थी। वो सच कह रहा था केशव। काश तो मुझे ये बता पाते कि मेरा सौरभ से जो रिश्ता बनता जा रहा है वो सही है या गलत। ये तो सच है कि तुम्हारे साथ गुजरा वक्त मेरी जिंदगी का सबसे हंसी दौर था। वैसा दौर दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। ये मैं खुद अपने दिल को समझा चुकी हूँ केशव। लेकिन कभी कभी जब मैं सौरभ के साथ होती हूँ ना, तो तुम्हारे साथ बिताए वक्त की परछाइयां नजर आती है। क्या मुझे अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने की इजाजत है केशव? मैं ये किसी से कह नहीं पाती, लेकिन तुमसे कभी कोई बात छिपाई नहीं। मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। चूंकि सांस चल रही है तो जिंदगी गुजर रही है। स्वेतलाना, किससे बातें हो रही है? किसी से भी नहीं। बेटे, तू केशव की वजह से फैसला नहीं ले पा रही है ना? कौन सा फैसला? तू जानती है मैं किस फैसले की बात कर रही हूं। तूने अपने और सौरभ के बीच केशव की वजह से फासला बनाया हुआ है ना? मम्मी, तुम्हें भी ये गलत लगता है? सौरभ भी यही कहता है। वो तो यहां तक कह गया कि मैंने केशव का अंतिम संस्कार किया ही नहीं। तुमने केशव की लाश को आज भी अपने कांधे पर लादा हुआ है, वो ये कहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं केशव को भूल जाऊं मम्मी, जैसे वो मेरी जिंदगी में था ही नहीं। बेटे, तुझे भूलने को कौन कह रहा है? और मुझे पूरा यकीन है कि तुझे सौरभ ने भी ये बात नहीं कही होगी। तकलीफ तो सिर्फ इस बात की है कि तू आज भी केशव मल्होत्रा की विधवा बनकर जीना चाहती है।
तू ये सच क्यों नहीं मान लेती कि केशव अब तेरे आसपास नहीं है? तेरी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है उससे केशव का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो तू बार बार बेजुबान तस्वीर के आगे अपने सवालों को लेकर खड़ी हो जाती है ना, और जब ये बेजुबान तस्वीर तेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाती तो तू मायूस हो जाती है। बेटे, मायूसी के साथ जिंदगी के कब कोई सही फैसले कर पाया है? स्वेतलाना, मेरा दिल कहता है बेटे कि सौरभ के साथ तेरी बाकी की जिंदगी आज की जिंदगी से कहीं ज्यादा अच्छी कटेगी। तू अपने दिल से पूछ, तू सचमुच उसे प्यार करती है या नहीं? मम्मी, तुम तो जानती हो कि मुझे इतनी जल्दी प्यार नहीं हो सकता है, लेकिन ये सच है कि मैंने कभी कभी तस्वुर किया है कि अगर मैं अपनी बाकी जिंदगी को सौरभ के हवाले कर देती हूँ तो क्या होगा। तुम ठीक कहती हो, मेरी वो जिंदगी मेरी आज की जिंदगी से कहीं बेहतर होगी। बेटे, तू ये फैसला सिर्फ अपने दिल पर छोड़ दे, किसी से कोई सलाह मशवरा मत कर, ना ही किसी की यादों से और ना ही किसी तस्वीर से। और मुझे ये फैसला जल्द ही लेना पड़ेगा। शायद सौरभ ने मुझे अपने घर डिनर पर इसीलिए बुलाया है। मैं चली जाऊंगी हाय नीतू। हाय। लगता है आप लोग दोनों कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं। वेरी इम्पोर्टेंट केस। नहीं कुछ नहीं, आओ ना अंदर आओ। अब फिर चलते हैं ना। कहाँ? आप दोनों आज मुझे लंच खिलवाने लेके जा रहे हैं। सुनील, आज मेरा मूड है कि मैं कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा सा खाना खाऊं। वो जेल का खाना तो मैं दवाई की तरह खाती थी। ओके, बीवी साली दोनों खड़े, किसकी बात टालूं मैं? ये तो साली जी हैं जिन्होंने इन्हें हमें दिलाया। तो ठीक है, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना। फोन फोन, who's there? हेलो। ओह हाँ ऋषभ, बोलो। ओके, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, ओके बाय। सुनील, तुम कहीं नहीं जाओगे, हमने लंच पर जाने का तय कर दिया है। देखो ऋतु, बिना किसी चीज को जाने हुए फरमान मत जारी किया करो। सुनील, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया? ऐसे नहीं चलेगा ऋतु। ठीक है, तो फिर जैसे चलाना है चलाओ। चलो नीतू। दीदी, चलो नीतू। करण, अपने आप पर कुछ रहम कर बेटे। आप लोग रहम करना छोड़ेंगे मुझ पे? अकेला रहने देंगे मुझे तो मैं कुछ सोच पाऊं कि क्या करना है? अपने गम में अपने आप को इस कदर तन्हा कर लेना, क्या जिद है? जिद, अकेलापन बचपन ने सिखाया कौन साहब। कोई होता अगर टोकने वाला तो शायद सुधर जाता। किन तब्दीलियों की बात करते हैं आप कुंवर साहब? इन्होंने तो जड़ें पकड़ ली हैं। करण, सच बताना, क्या मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है? क्या मेरे लिए तुम कुछ तब्दीलियां कर सकते हो अपने आप में? मेरे पैदा होने के बाद अपने जीने के तरीके में आप तब्दीलियां लाए कुंवर साहब? नहीं लाए। मुझसे क्या उम्मीद करते हैं आप? बुरा लगेगा आपको, लेकिन अगर आपने छेड़ी है बात तो सुनिए। गलतफहमी होगी अगर आप यह सोचते हैं कि आपके आने से मैं आबाद हो गया हूं। रक्षणदा के आने से जो थोड़ी बहुत खुशी मुझे मिली, उस दौरान आप आए और उसके कहने पर मैंने आपको स्वीकार किया। रक्षणदा के चले जाने के बाद आप मेरे लिए उतने ही पर आए हैं।
बचपन से अगर एक बाप का हाथ अपने बेटे के सर पे हो तो शायद बेटा बाप के साथ अपना दुख बांटे, लेकिन अभी जो आप ये फुसला रहे हैं मुझे, ये भी बेमतलब सा लगता है, कांटे चुभते हैं। तुम्हें इतने कांटे नहीं चुभे होंगे बेटे जितने तुम्हारी बात सुनकर मेरे कलेजे में कांटे चुभे। छोड़िए ना कुंवर साहब, क्या कांटे चुभाना एक दूसरे को बैठ बैठ के। हेलो। हेलो अभिजीत। हाँ ऋषभ बोलो। यार एक काम कर, त्यागी को फोन कर और उससे पूछ रंजीत के बारे में कुछ पता चला, कोई क्लू, कोई सुराग? हाँ ठीक है, मैं पता करता हूँ, लेकिन वो पुलिस की तहकीकात क्या कहती है? करण और बंसल ने अपने बयान में रंजीत का जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक पुलिस वाले उसका चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तस्वीर बन जाए तो ढूंढने में काफी आसानी होगी, क्योंकि एक ऐसा अजनबी चेहरा जिसे आपने कभी देखा ना हो, उसे ढूंढना बड़ा नामुमकिन सा लगता है। यार अभिजीत देखिए, तो जाहिर सी बात है कि रंजीत को किसी न किसी की शय मिली हुई है। मुझे तो बस इसी बात का डर है कि कहीं उन लोगों की मदद लेकर रंजीत इंडिया से फरार होने में कामयाब न हो जाए। लेकिन जो भी हो, मैं उसका पीछा मरते दम तक करूंगा, इंडिया में या विदेश में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार। I'll call you back. अरे पूजा, तुम कब आई? अरे अंदर तो आ जाओ, आओ। ऋषभ, एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। क्या? इंडिया से फरार होना दूर की बात है, लेकिन रंजीत इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। जानती हो पूजा, मरते वक्त रक्षंदा ने मुझे क्या बताया? क्या? कि हमारे खानदान के किसी सदस्य ने रंजीत को $10 लाख देने का वादा किया है। क्या? हाँ, और अब इतना सब हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि पैसे बिना लिए वो वापस अमेरिका चला जाएगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो शहर छोड़ के चला जाए। लेकिन पूजा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये रंजीत, ये $10 लाख, ये हमारे खानदान का सदस्य, ये सब के पीछे माजरा क्या हो सकता है? बोलो ना पूजा, तुम्हें क्या लगता है? देखो ऋषभ, इस मामले में मैं कुछ ना बोलूं यही ठीक रहेगा। लेकिन क्यों? ये तो मल्होत्रा खानदान का आपसी मामला है। पूजा, मैं बताऊं कि अगर तुम बोलती तो क्या बोलती? यही ना कि ये $10 लाख हमारे खानदान के किसी सदस्य ने डैडी का कत्ल करवाने के लिए रंजीत को देने का वादा किया था। हाँ? हाँ। ओह, एनीवे, मैंने सुनील को ऑफिस में बुलाया है, बेचारा वेट करता होगा। चले? जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। मैंने बबली को न्यूयॉर्क में फोन करके नानी माँ की हालत के बारे में बता दिया है। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज नानी माँ से जाकर मिल लो। पूजा, इसमें रिक्वेस्ट करने वाली कौन सी बात है? ऐसा करते हैं, कल परसों दोनों साथ चले चलते हैं। अब चलें? चलो, लेट्स गो। करण, एक बूढ़ा बाप थोड़ा सा प्यार पाने और अपने बेटे को ढेर सारा प्यार देने के लिए आया था, लेकिन बेटे ने लाठी छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बेसहारा को सहारा देने के बजाय उसे और बेसहारा कर दिया। किताबी लगती हैं आपकी बातें। जब तक रक्षंदा थी तब तक सब ठीक था, उसके जाने के बाद सब उतना बेशक्ल हो गया जितना मैंने और आपने बनाया था। मैं तो अपने और तुम्हारे रिश्ते की पैरवी करने आया था, लेकिन तुमने मुझे घसीट कर कटघरे में खड़ा कर दिया, मुझ पर इल्जाम लगाया और मेरे रिश्ते को सूली पर चढ़ा दिया। मैं क्या करूं करण, क्या करूं? मैं एक ही छत के नीचे तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। ठीक है, तो मैं चला जाता हूं। अगर जाना ही हुआ बेटा तो मैं जाऊंगा, तुम क्यों जाओ? तुम्हारा तो एक घर है। अरे क्या घर है ये? दुनिया ही नहीं हो सकी तो घर वर क्या होगा? वैसे अब जरूरत भी नहीं है इस दुनिया की। समझ में नहीं आता मैं करूं क्या अपने आप का। शायद मेरी मौत को एक ही मौत का इंतजार है, रंजीत का कत्ल होने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। करण, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा बाप बनने का शौक तुम्हारे सिर से उतर गया है और लगता है तुम भी अपनी मर्जी के खिलाफ अपने बाबूजी को सुनते रहे हो। लेकिन आज मैं एक बाप के नाते नहीं, एक बुजुर्ग के नाते तुमसे कुछ कहना चाहता हूं।
इतनी बेइज्जती मत कर यार। तेरा बाप बेशक बुरा था, लेकिन ये बूढ़ा उतना बुरा नहीं है। तुम्हारे साथ रहते रहते जो तजुर्बा मैंने हासिल किया है, उसी की बिना पर कहता हूं कि ये जो 24 घंटे का गुस्से का बुखार तुम्हारे दिमाग पर सवार रहता है, उसे अपने जहन से निकाल के बाहर फेंक दो। इसकी तबाही, उसकी बर्बादी, उसे ये छल, उसे ये फरेब, यही तो देखता आया हूं मैं मानता हूं 20 साल तक तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तुमने अपने आप को खुद बिगाड़ा है। अब जैसे रंजीत के कत्ल का जुनून तुम्हारे सिर पर सवार है। बेटे करण, अपने आप को जीने का मौका दो मेरे बच्चे। रक्षंदा नाम का एक मौका मैंने अपने आप को दिया था कुंवर साहब। बहुत ज्यादा मेहरबानी कर दी थी अपने आप पे। अब और कोई मौका मैं अपने आप को नहीं दे सकता। समझ में नहीं आता मैं करूं क्या इस जिंदगी का। एक लाश मिली होगी पुलिस वालों को रक्षंदा की, लेकिन उस दिन 2 मौतें हुई थी कुंवर साहब, एक रक्षंदा की और एक मेरी। लाश के कान में हम जीने की बात कर रहे हैं, नहीं सुनाई देगा। हेलो, मैं रूबी बोल रही हूँ। क्या आपने मेरा मैसेज एकनाथ को दे दिया? नहीं आए, लेकिन मैं इतने सारे मैसेजेस छोड़ चुकी हूँ। एक आध बार तो आए होंगे। क्या आपको यकीन है कि वो वहां नहीं है? देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, बाय चांस आपको दिख जाए ना तो प्लीज उनको कहना कि मेरा फोन था। मेरा नाम रूबी है। अब उनसे कहना कि बहुत अर्जेंट बात करनी है, प्लीज। हाँ, या प्लीज, थैंक यू। अरे रूबी, क्या बात है, ऐसे बुत बनकर क्यों बैठी है? एकनाथ का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। इतनी परेशान क्यों हो रही है? वो कोई बच्चा नहीं है, कहीं बिजी होगा। एकनाथ खुद आजकल इतना परेशान है, उसकी हालत देखकर मुझे डर सा लग रहा है। क्या हालत हो गई उसकी? मल्होत्रा इंडस्ट्री से वो रिजाइन कर चुका है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। रूबी, एकनाथ बहुत ही काबिल इंसान है, उसे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। तो मैं जानती हूँ, लेकिन उसकी समझ में आए तब ना। तो उसकी समझ में आ जाएगा। अगर उसको समझाने की तुम जल्दबाजी करोगी तो शायद बात बिगड़ जाएगी। बात तो बिगड़ चुकी है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, खामखा ये परेशानी बीच में आ गई और रुकावट बन गई। किस चीज की रुकावट? पिछले दिनों उसने कुछ इकरार सा कर दिया था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन जब मैंने शादी की बात की तो कुछ बौखला सा गया। क्यों? वो कहता है कि उसके पास नौकरी नहीं है तो वो वादा कैसे कर सकता है। अरे शादी का वादा ही तो करना है। तूने उसे शादी करने को तो नहीं कहा ना? नहीं, इनफैक्ट मैंने उससे कहा कि जब तक उसे अपने मुताबिक नौकरी नहीं मिलती मैं इंतजार कर लूंगी। हाँ तो? लेकिन फिर भी वो वादा करने को तैयार नहीं है। कहता है पता नहीं कितने दिन लगेंगे नौकरी मिलने में। रूबी, तू थोड़ा सब्र कर ले। इतने सालों के बाद अचानक उसकी नौकरी छूट गई है तो ऐसे निराशा, ऐसे नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, और जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से शायद वो हिचकिचा रहा होगा। लेकिन अगर वाकई उसको बहुत टाइम लग गया तो? घबराओ मत, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो तो आजकल मेरे सामने आने से भी कतरा रहा है। रूबी, शायद उसकी हिम्मत टूट गई है। मैं उससे बात करूंगी, तू परेशान मत हो। वफा, मोहब्बत, नफरत, प्यार, दौलत, शोहरत, भागम भाग, अंधा कुआं, जहरीले नाग, अपना सुर, बेगाना राग, एक हाथ में 10
तस्बीह माला